पार्ट 2 में हमने मेटाबॉलिज्म का नाम आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। उनके बाइफर्गेशंस देखे थे, उनके वो क्यों ज़रूरी हैं ये सब देखा था, सोर्स देखे थे। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जिंक है, आयोडीन है, कैल्शियम है और आयरन है। तो हम इन चार के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयोडीन को। आयोडीन का महत्व क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आपका ये गला है तो ये श्वास की नली है, तो इधर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कि बहुत लोगों को सुना होगा कि थायराइड हो रखा है। ठीक है, वो इसी ग्लैंड का जो आकार बढ़ जाना और सिकुड़ जाना होता है। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड है वो आपके T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक, तो T3 का मतलब क्या होता है, T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन और T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो ये दो आपके क्या हैं, हार्मोन रिलीज़ होते हैं। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के, है ना, शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने जैसे ज़रूरी कामों को करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। यहाँ पर शरीर में वृद्धि, विकास और मानसिक वृद्धि और ऊर्जा के नियंत्रण में इसका अहम योगदान होता है। ठीक है, अब थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है, मानसिक विकास में काम आती है, शारीरिक विकास में काम आती है और ऊर्जा के संतुलन में काम आती है। ऊर्जा का संतुलन मीन्स कि आपने खाना खा लिया और खाने के बाद जो ऊर्जा बनेगी, है ना, कि वो कैसे कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, वो थायराइड हार्मोन ही क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के संतुलन में भी आयोडीन के स्रोत क्या क्या होते हैं। सबसे पहला और जो पूछा भी जा सकता है वो होता है आयोडीन युक्त नमक खाएं। ठीक है, समुद्री मछली होती है वो खाएं, अंडा, दूध, दुग्ध उत्पाद मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हरी सब्जियां खाएं और कुछ अनाजों के अंदर भी आयोडीन के स्रोत होते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग सबसे पहला और दूसरा, है ना, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि घेंगा जो है वो गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसके आकार में बढ़ जाना क्या होता है, घेंगा होता है। ठीक है, अब मानसिक मंदता हो जाती है, बच्चे क्या हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, है ना, कि मंद बुद्धि बोल दिया। ठीक है, वो भी आयोडीन की कमी से होता है। तो अब देख लो आप कितने गंभीर रोग हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी हो रही है, थकान रहती है और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अब आपके पास दो टर्म आती हैं। ठीक है, एक तो पेन लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेन किया हमने सिलेक्ट। एक आता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर में क्या फ़र्क होता है, आपने सुना होगा कि कोई गुस्सा हो जाता है, क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब क्या है, ऊंचा, है ना, कि मतलब ज़्यादा। हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा, तो हाइपो का मतलब हो गया कम। अब कम और ज़्यादा क्या हो रहा है, आयोडीन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी। तो हाइपो के अंदर क्या होता है, जो T3 और T4 हैं वो क्या होता है, कम रिलीज़ होते हैं। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा मेटाबॉलिज्म, तो आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और सेम हाइपर के अंदर क्या होगा कि T3 और T4 हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म तगड़ा हुआ तो वज़न क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा। तो आपने सुना भी होगा कि थायराइड में कुछ लोग फूल जाते हैं, कुछ लोग पतले हो जाते हैं, तो वो इस वजह से होता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब आती है आयोडीन की अधिकता से क्या हानि होती है और आयोडीन की कमी से क्या हानि होगी, ये देखते हैं। ठीक, आयोडीन अगर ज़्यादा हो गया तो थायराइड के जो हार्मोन्स होंगे उनमें T3 और T4 में क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा, गले में सूजन आने लगेगा और त्वचा पे दाने हो जाएंगे और त्वचा क्या हो जाएगी, रूखी भी हो जाएगी। ठीक, इतनी बात भी समझ में आती है। अब दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता होती है, व्यस्क के लिए तो 150। ठीक है, अब आती है गर्भवती महिला, उसके लिए 220 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि गर्भ में जो है एक तो माँ को भी चाहिए प्लस में बच्चे को भी चाहिए। ठीक है, बच्चे को भी चाहिए, तो इस वजह से क्या है, गर्भवती के अंदर जो आयोडीन की खपत है वो ज़्यादा होती है।
अब स्तनपान करने वाली महिलाओं में क्या है कि अब बच्चा 6 महीने तक क्या पिएगा, माँ का दूध पिएगा। अब जो 6 महीने का बच्चा होगा मान लो, तो वो क्या करेगा, दूध ज़्यादा पिएगा, ठीक है। तो उसको आयोडीन की क्या होगी, मात्रा की अधिक ज़्यादा वो ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे आपको जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनमें 290 माइक्रोग्राम आयोडीन क्या है, ज़रूरी होता है। अब आप एक यहाँ से भी अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं, जो कल वाला कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे लिखा है माइक्रोग्राम पर डे। तो ये क्या है, माइक्रो में क्या है, तो ये क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। क्यों? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो मिलीग्राम और माइक्रोग्राम पर डे के अंदर रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक। आयोडीन की कमी से क्या असर होगा, देखिए अब यहाँ पे हमने इसको क्या बांटा है कि एक तो गर्भवती महिला के ऊपर और एक बच्चे के ऊपर, बच्चा भी क्या है, जो शिशु है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आयोडीन की कमी होने से थकान एवं कमजोरी महसूस होने वाली है, ठीक है। घेंगा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाती है। अब ये देखो कितना खतरनाक वो है कि गर्भपात होने का भी खतरा है, अबॉर्शन भी हो जाता है, समय से पहले प्रसव, हालांकि 6 मासी 7 मासी 8 मासी बच्चे भी हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। ये तो सभी में कॉमन होता है, ठीक है। ये माताओं के लिए है। अब शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वही मानसिक मंदता आ जाएगी, तो मस्तिष्क के विकास में कमी होगी, मानसिक विकास धीमा हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति क्या रहेगी, बच्चे की कम रहेगी, जन्म से ही वजन क्या होगा, कम हो सकता है, सुनने बोलने में समस्याएं भी आ सकती है, शारीरिक वृद्धि रुक सकती है, और गंभीर कमी में जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म और या बौद्धिक लैंगिक विकलांगता का खतरा रहता है। अब हम बात करेंगे, अगर आयोडीन अगर ज़्यादा हो जाए तो भाई ज़्यादा खा ले, कोई रायते की तरह पी रहा आयोडीन को, तो उसमें क्या होगा कि गर्भवती महिलाओं में क्या असर होगा, थायराइड हार्मोनों का असंतुलन होगा, ठीक है। T3 और T4 क्या होंगे हमारे पास, गड़बड़ा जाएंगे, है ना। हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड की समस्या बढ़ने लगेगी, बेचैनी और दिल की धड़कन बढ़ने लगती हैं, और गले में सूजन या थायराइड पर असर आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आता है। अब शिशु पर क्या इसके असर होंगे, नवजात में थायराइड कार्य प्रभावित हो सकता है, ठीक है। हार्मोनों में असंतुलन आ सकता है, विकास पर नकारात्मक प्रभाव आ सकता है, जन्म के बाद कमजोरी या फिर वृद्धि कमजोरी या फिर वृद्धि धीमी हो सकती है। मीन्स क्या है कि जो बच्चे होंगे ना, उनमें आपको याद रखना है कि उनकी जो वृद्धि होगी, चाहे कैसी हो, चाहे शारीरिक हो, ठीक है, चाहे मानसिक हो, वो क्या होगी, वो हमेशा ही डिग्रेड हो जाएगी थायराइड की वजह से, आयोडीन की वजह से, ठीक है। तो आयोडीन का जो मेन वो था, हमने जो पकड़ा, वो क्या पकड़ा था, थायराइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या आते हैं आपके बचाव के तरीके, जो आपको बाइफरगेट करके दिया गया हुआ है सिलेबस के अंदर, जो इसमें कमी रह जाती हैं उनको पूरी करना ही क्या हो जाएगा, बचाव के तरीके हो जाएंगे। ये क्या है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो उनको भी आप याद कर सकते हैं, जैसा जैसा इसमें दिया हुआ है कंटेंट में, वैसा वैसा याद कर लोगे, तब भी नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे भी 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर है ये। अब आते हैं आयरन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आयरन की जहाँ भी बात होती है वहाँ पे खून की बात हो जाती है। अब खून के अंदर एक तत्व होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रैप करता है ऑक्सीजन को, और क्या होता है, बाकी ऑर्गन्स तक ले जाता है, ठीक है। तो इतनी बात भी समझ में आती है। तो हीमोग्लोबिन होना क्या होता है, बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। लोगों में बोलते हैं खून कम हो गया, तो उसमें खून कम नहीं हुआ, खून तो वही है उतना ही जितना लीटर होना चाहिए, बाकी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति में थकान भी होती है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, चक्कर भी आएंगे, काफ़ी समस्याएं होंगी, ठीक है। इसलिए आयरन क्या होता है, बड़ा ज़रूरी होता है। बॉडी में आयरन के महत्व देख लेते हैं। सेम हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है, सभी अंगों तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में किस तरीके से, कि जैसे ग्लूकोज है ना, उसको वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, सभी अंगों तक पहुंचाता है, मस्तिष्क के विकास में काम करता है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयरन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब आयरन के स्रोत क्या हो जाते हैं, जैसे पालक खाओ, ठीक है, जैसे पालक आ गया, मेथी आ गया, ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, जो काटने के बाद काली पड़ जाएँ, मतलब काली क्या मतलब जैसा जंग लग जाता है वैसा, तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है। जैसे सेब हो गया, ठीक है, गुड़ खाओ, चना राजमा दालें खाओ, अनार खजूर किशमिश खाओ, अंडा खाओ, मांस एवं मछली खाओ, और सूखे मेवे सब में क्या है, आयरन से लबालब होते हैं।
तो आपको याद क्या रखना है ये पूछ सकता है आपसे बस, ठीक है, क्योंकि मोटा मोटी पूछता है, आपके में डीप में नहीं जाता एग्ज़ाम में। आयरन की कमी से क्या क्या होता है, सबसे पहला एनीमिया, यही पूछ सकता है ना, मैथ्स द कोलम्स में भी यही पूछा गया है आज तक, ठीक है। एनीमिया हो जाता है, एनीमिया का मतलब क्या, खून की कमी हो गई है, ठीक है, खून की कमी नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, कमजोरी और थकान आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, त्वचा पीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लड को जो रेड करता है ना, ब्लड को जो रेड करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है, HB ही करता है, ठीक है। इस अगर उसकी ही कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, त्वचा पीली हो जाएगी, बच्चों में वृद्धि और सीखने की क्षमता भी प्रभावित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो उनकी क्या है, सोचने समझने की क्षमता में, काम करने की क्षमता में, सब तरीके से उनमें क्या हो जाएगी, वो डिग्रेड होते चले जाएंगे, ठीक है। आयरन की अधिकता से क्या हानि हो जाती है, भाई को कब्ज हो गई, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पेट दर्द होने लगेगा, उल्टी या फिर जी मचलाना, लीवर पर असर होने लगेगा, ठीक है, शरीर में आयरन जमा होने लगेगा, ठीक, जमा मतलब इतना ज़्यादा आयरन हो जाएगा कि वही दिक्कत करेगा, ठीक, क्योंकि अब किडनी है वो रक्त को छानती है, ठीक, अब उसमें हीमोग्लोबिन से चीज़ें अलग अलग करती है, यूरिया वगैरह सब अलग करती है, अब उसको उतना ही काम करना पड़ेगा, तो वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, हृदय एवं अन्य अंगों पर दुष्प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि आयरन को मतलब लोहा खा गए, ठीक, तो उसका भी बड़ी लिमिट में कंज्यूम करना पड़ता है। अब दैनिक जीवन में क्या आवश्यकताएं होती हैं, पुरुषों में 8 मिलीग्राम पर डे क्या होना चाहिए, आयरन का कंजप्शन होना चाहिए। अब महिलाओं में देखो 8 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। क्यों क्यों महिलाओं में ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाओं में एक मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या है कि उनको हीमोग्लोबिन ज़्यादा मांगता है, ठीक। अभी गर्भवती महिलाएं हैं, अब उसके पेट में भी बच्चा है तो उसको भी हीमोग्लोबिन चाहिए, तो उनको 27 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए, और बच्चे की जो है आयु के अनुसार हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का नाम आता है, आयरन जो है वो तय किया जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आयरन की कमी से क्या असर होते हैं गर्भवती महिला पे, ठीक है। गर्भवती महिला पे असर है कि खून की कमी, एनीमिया हो जाएगा, कमजोरी, थकान, सांस फूलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, समय से पहले प्रसव का खतरा, ठीक है, और प्रसव के समय अधिक कमजोरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। शिशु पर क्या होगा, कम वजन के साथ पैदा होगा, समय से पहले जन्म हो जाएगा, शारीरिक विकास धीमा हो जाएगा, मस्तिष्क का विकास पर असर पड़ेगा, जन्म के बाद एनीमिया का खतरा हो जाएगा, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब आयरन की अधिकता से क्या असर होगा गर्भवती महिला पर, देखो वही कब्ज, उल्टी, पेट दर्द जो पीछे पड़ा था वही है, ठीक है, मितली आएगी, जी मसला आएगा, शरीर में आयरन जमा होगा और वो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डिफेक्ट करेगा, लीवर पर दबाव पड़ेगा, रक्त में शर्करा का असंतुलन क्या है, गड़बड़ा जाएगा खतरनाक स्तर से, ठीक है। शिशुओं में क्या होगा, बहुत अधिक सप्लीमेंट लेने पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है, ठीक है। आयरन की जैसे सप्लीमेंट्स क्या हो, जैसे फोलिक एसिड की गोलियां आ गई, ठीक है, मतलब फोलिक एसिड की गोलियां आ गई हैं, है ना, जो महिलाओं को दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, उनसे भी खतरा बढ़ सकता है। समय से पूर्व या फिर जटिलताओं या जोखिमों का बढ़ सकता है, ठीक है, जन्म होगा, ठीक, तो माँ के स्वास्थ्य खराब हो सकता है और शिशु पर उसका क्या पड़ सकता है, असर पड़ सकता है, ठीक है। जो खून माँ के पास है वही शिशु के पास है, जो सांस माँ ले रही वही शिशु ले रहा है, ठीक है। जो चीज़ें माँ के साथ होंगी वो शिशु के साथ भी हो सकती हैं, ठीक। अभी क्या है आयरन डेफिशिएंसी इंडिया के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है महिलाओं में, उसी के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। अब जैसे एनीमिया मुक्त भारत, हाँ, स्कूल्स में, ठीक है, लड़कियों को क्या दिया जाता था गोलियाँ दी जाती थी फोलिक एसिड की, ठीक। अब आंगनवाड़ी व स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम सेम वही फोलिक एसिड वाली गोलियाँ दी जाती है सब जगह, ठीक है। अब शक्ति दिवस, ठीक है, शक्ति दिवस याद रखना, एनीमिया मुक्त भारत, हर मंगलवार को, हर महीने के पहले मंगलवार को जो किशोरियां हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, धात्री माताओं की जांच है, हीमोग्लोबिन टेस्ट और आयरन गोलियों का वितरण और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। इनको याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें भी ना आपको ये और ये याद रखना है, ठीक, ये पूछा जा सकता है। बाकी आपको इसमें जो पढ़ा दिया वो है ही, है ना, इसका कोई वो नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिंक, ठीक है। तो जिंक का क्या काम रहता है,
ये किसी ने सुना भी नहीं होगा जिंक, ठीक है, किसी की रिपोर्ट भी नहीं आई हुई जिंक की, लेकिन बड़ा ज़रूरी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना। इसकी वजह से शरीर में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता, घाव भरना और कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये जो शुरू की चीज़ें हैं ना, ये तो भाई सभी की याद कर लेना, क्योंकि तुक्का भी मारोगे तो इसी से मार पाओगे, ठीक है। अब जिंक के महत्व क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ाता है ना, घाव भरने में सहायक है, त्वचा और बालों के लिए लाभकारी है, स्वाद एवं गंध की पहचान करवाता है और प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है, हार्मोन संतुलन और प्रजनन क्षमताओं में सहायक होता है। अभी एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अभी जैसे आप देखोगे कि जैसे शारीरिक वृद्धि एवं विकास, ठीक है, अब ये किस में आया? आपके आयरन के अंदर भी आया, ठीक है, ये आपके जिंक के अंदर भी आ गया है, ठीक है। इससे पहले हमने आयोडीन पढ़ा था, उसके अंदर भी आ गया। तो आपसे इतना तो तय है कि आपसे ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा, क्योंकि जो अब ये तो कॉमन है, ठीक है। अब इसमें तो ऑब्जेक्शन लग सकता है। अब वो कैसा पूछेगा? अब जैसे ये देखो घाव भरना, ठीक है, ऐसा, तो ऐसी चीज़ें याद रखें जो सब में कॉमन ना है। ये तो सब में कॉमन है, वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्शन लग जाता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है पढ़ने की, ठीक। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं जिंक के क्या स्रोत हो सकते हैं। दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, अंडा हो गया है, मांस, मछली, दालें, ठीक है, चना, राजमा, मेवे, साबुत अनाज, हरी सब्जियाँ, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके स्रोत हैं, ये भी याद कर लेना। जिंक की कमी से क्या होगा? देखिए भाई, कि वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कर देता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, बार बार संक्रमण हो जाता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। घाव देरी से भरता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। भूख कम लगती है, बालों के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन बाल ही झड़ने लग जाएंगे, कमी हो जाएगी तो त्वचा संबंधित समस्याएं होने लगेंगी ना। बच्चों में दस्त की समस्या बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी कमी से दिक्कत होती है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए जिंक की तो क्या होगा? मितली भी आएगी, उल्टी भी होगी, पेट दर्द होगा, दस्त होगा, सिर दर्द होंगे। अब तांबे का अवशोषण कम हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब देखना, अब यहाँ पे ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे बालों का झड़ना, ठीक है, त्वचा संबंधित तो हमारे आयरन वाले में भी आया था ना, घाव भरना ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बार बार संक्रमण, ये अलग है। तो ऐसी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं फिर सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो थोड़ा रणनीति से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अब दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है कि पुरुषों में 11 मिलीग्राम प्रतिदिन के जो है आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिंक को। महिलाओं के लिए 8 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं के लिए 11 से 12 मिलीग्राम, और बच्चों के लिए आयु के अनुसार ही इसको देखा जाता है, ठीक है। जिंक की कमी बच्चों पर क्या असर डालती है ये भी देख लो, कि उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, वजन कम बढ़ेगा, ठीक है, मानसिक विकास प्रभावित होगा, बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, संक्रमण होगा, भूख कम लगेगी, दस्त की समस्या हो जाएगी, बच्चों में है। महिलाओं में क्या होगा? कमजोरी हो जाएगी, त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, घाव देर से भरेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, और गर्भावस्था में शिशु का जो विकास है वो भी प्रभावित हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जिंक की, अगर आपने जिंक की खा लिया खूब सारा, तो उससे क्या होगा? सामान्य प्रभाव क्या होंगे? मितली, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, भूख, ठीक है, कॉपर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो कमजोरी है वो आ जाएगी, पेट और पाचन संबंधी क्रिया जो है वो प्रभावित हो जाएंगी, ठीक, और शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, असंतुलित हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम की बात आती है। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम सभी को पता है कि हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, दांतों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो दांत और हड्डियां हैं वो पूरी की पूरी हमारी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से शमशान में आग लगती है, जिसको बोलते हैं कि शमशान जग गए हैं रात में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो कि यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि 99% ऑफ जो हड्डियां हैं और दांत हैं वो कैल्शियम इन्हीं में संग्रहित होता है। बाकी का जो बच गया कैल्शियम 1% वो रक्त में, मांसपेशियों में और कोशिकाओं में पाया जाता है। अब कैल्शियम के महत्व देखो भाई, क्या क्या महिमा क्या है कैल्शियम की।
दांत हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के संकुचन और स्तलन में सहायक होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, नसों के संदेश संचार में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाता है, बच्चों की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। ठीक है। अब कैल्शियम के स्रोत क्या होंगे? वही डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आ गई हैं, तिल आ गए हैं, रागी आ गया है, ठीक है, सोयाबीन आ गया, बादाम आ गया, मछली आ गई, ठीक है, चोक है ना जो बचपन में खाते थे, ठीक मजाक मस्ती। ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या क्या रोग होंगे? देखो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पोरोसिस है ना कि पोरस, तो पोरस क्या होंगे, भंगुर हो जाएंगी हड्डियाँ, है ना कि ये हड्डी है ना, इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, जैसे भंगुर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मिट्टी का आपने वो देखा होगा, डला देखा होगा, उसको ऐसे मसल दो तो वैसी हड्डियाँ हो जाएंगी। रिकेट्स में क्या हो जाएंगी, हड्डियाँ लचीली और नरम हो जाती हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और जल्दी ही फ्रैक्चर होने लगता है। किसकी वजह से? ओस्टियोपोरोसिस की वजह से। ठीक, तो ये भी समझ में आती है। कैल्शियम की अधिकता से क्या हानि होने वाली है? वही कब्ज हो जाएगी, पेट दर्द ना, किडनी का स्टोन बढ़ जाएगा, ठीक है, मितली आएंगी, अन्य खनिज के अवशोषण में कमी होगी और हृदय और किडनी पर असर पड़ने वाला है। अब आती है इसकी डोज की बात। भाई एक दिन में कितना लेना चाहिए? तो एक दिन में वयस्क को तो 1000 मिलीग्राम लेना चाहिए और किशोर को 1300 मिलीग्राम लेना है, और गर्भवती महिला को 1000 से 1200 मिलीग्राम और बुजुर्गों को 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। ठीक। अब बात आती है कैल्शियम की कमी का असर। देखिए गर्भवती महिलाएं और शिशुओं पर, ठीक है, क्योंकि आपके इसी में से पूछे जाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग इसी वजह से मैंने वो बनाए, क्योंकि आपका जो महिला पर्यवेक्षक का है तो महिलाएं भी होनी चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं में जो सबसे क्रूशियल जो स्टेट होती है वो गर्भवती की होती है, ठीक। तो अब गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम से क्या दिक्कत आती है? देखो भाई हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उनकी, कमर में दर्द हो जाता है, कमर में ये देखो ये कमर है तो इस एरिया को पेल्विक एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, दर्द रहता है ना, कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये महिलाओं में। मांसपेशियों में ऐंठन होती है, कमज़ोरी और थकान आ जाती है, दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उच्च रक्तचाप होने लगता है, ठीक है। शिशुओं में क्या दिक्कत होती है? हड्डियों का विकास प्रभावित होता है, जन्म के समय कम वजन हो जाता है, दांतों का विकास प्रभावित होता है, वृद्धि धीमी हो जाती है, जबकि और जन्म के बाद कैल्शियम की कमी का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ऐसे कोई वो नहीं है भाई, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको तो बस एक बार अच्छे से देखना है और आप क्वेश्चन कर दोगे, इसके मार्क्स नहीं जाएंगे कहीं भी। कैल्शियम की अधिकता से क्या होगा कि भाई देखो कब्ज होगी गर्भवती महिला में, पेट में दर्द हो जाएगा, मितली भी आएगी, किडनी का स्टोन होगा और आयरन और जिंक का अवशोषण। ये याद रखना भाई ये पॉइंट, ठीक है। और क्योंकि ये भी पूछा गया है मेरे जहाँ तक याद है। अब शिशुओं के अंदर क्या होगा भाई देखो, अब शिशुओं में क्या प्रभाव पड़ने वाला? माँ के पोषण असंतुलन का अप्रत्यक्ष असर होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली असर करेगा, ठीक है। कि माँ ने बहुत ज़्यादा खा ले तो शिशु को भी असर करेगा। अन्य पोषक तत्वों की कमी होगी, ठीक है, वही आयरन और जिंक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अवशोषण नहीं कर पाएगा। कुछ मामलों में नवजात में खनिज संतुलन पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स था वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा हो गया है। अब इसमें आपको क्या क्या देखो याद रखना है, ठीक है। अभी सभी में जो इसके जो रोग होंगे इससे, ठीक है, इसके स्रोत क्या होंगे इसके, ठीक है, और इससे की कमी से क्या होगा, अधिकता से क्या होगा, ठीक है, प्रभाव क्या होंगे। डोज आपको याद नहीं रखनी है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने है मैं बता दिया है आपको बस, ठीक है। ये मोर देन इनफ है जो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक। आपको एक जो मैं शुरू में ये बताता हूँ ना, ये तो सबका याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी तो भैया इसी में से आएगा, वो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर ये अपने QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ से आपको जो आप बोलेंगे वो PDF आपको डाल दी जाएंगी। स्कैन करो गूगल लेंस से, ठीक है, वहाँ से आपको रिडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। सो थैंक यू।